आरण्यक। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन। अरण्य शब्द से बना है वन, जंगल। तो अरण्य बेसिकली है क्या? जिस ग्रंथ को अरण्य अर्थात वन या जंगल में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे अरण्य कहते हैं। जिस ग्रंथ को वन में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे अरण्य कहते हैं। ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, अरण्यक ग्रंथ जो लिखे गए, ये मुख्यतः वानप्रस्थियों के लिए लिखी गई थी। वानप्रस्थियों के लिए लिखे गए ये ग्रंथ थे। वानप्रस्थ अर्थात जिन्होंने अपना जीवन यापन का आधार वनों को बना लिया है या वन गमन उन्होंने कर लिया है, ये गद्य में रचित है। अरण्यकों की रचना गद्य में की गई है। अरण्यक वानप्रस्थियों के कर्मकांड ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या तथा दार्शनिक चिंतन का समावेश है। दार्शनिक चिंतन, एकांत जंगल में दार्शनिक चिंतन। अरण्यक विशेषकर दार्शनिक ग्रंथ हैं, इसमें दार्शनिक चिंतन पाए जाते हैं। आगे चलकर उपनिषदों में जिस ब्रह्म ज्ञान और दर्शन का जो विकास हुआ उसका आधार ये अरण्यक ही थे। अभी 7 अरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, उसमें से एक है बृहदारण्यक और ये शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अरण्यक बेसिकली क्या है? अरण्य अर्थात वन या जंगल में पढ़ा या पढ़ाया जाने वाला ग्रंथ है और इसपे ये विशेषकर वानप्रस्थियों के लिए, जिन लोगों ने जंगल गमन कर लिया है, जीवन का आधार जिनका वन है, वन प्रस्थान जिन्होंने कर लिया है, उनके लिए लिखे गए ग्रंथ हैं। और इसमें दार्शनिक चिंतन, इसमें आध्यात्मिक व्याख्या और दार्शनिक चिंतन इसमें किया गया है। ये भी वैदिक साहित्य का एक पार्ट है और वैदिक साहित्य का जो अंतिम हम लोग देखेंगे, वेद ब्राह्मण अरण्यक के बाद अंत में उपनिषद। उपनिषद उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद तो उपनिषद का जो अर्थ हुआ, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त ज्ञान के आधार पर रचित ग्रंथ। गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर प्राप्त ज्ञान के आधार पर रचित ग्रंथ को ही उपनिषद कहा गया है। तो उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद है। गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में वस्तुतः यही है, गुरु शिष्य के बीच संवाद के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के आधार पर रचित ये ग्रंथ है। और इसमें परमात्मा सृष्टि के रहस्य को इसमें प्रकाशित किया गया है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि के रहस्य, ये विषय वस्तु उपनिषद में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है ना, दर्शन शास्त्र,
वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना उपनिषदों में हुई है। दर्शन की बात करती है ये उपनिषद। तो इनमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग मिलता है उपनिषद में भी। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा गया है। ये गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में पाया जाता है। वेदांत इसे कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और मुक्तोपनिषद के अनुसार, ये उपनिषद है, मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है और इनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा जाता है। कुल उपनिषद 108 और उनमें से मूलभूत उपनिषद 13 माने गए हैं। हम अभी देखेंगे कि किस वेद से कौन सा उपनिषद संबद्ध है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसे हम नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्द। लेक्चर इससे थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के स्वरूप पर अभी हमें एक और क्लास आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी देखेंगे वेद और उससे संबद्ध उपनिषद। जो 13 मूलभूत उपनिषद हैं वो इन चारों वेदों से जुड़े हुए हैं। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के उपनिषद हैं। उसके बाद यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है बृहदारण्यक और ईश, बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, श्वेताश्वर। तैत्तिरीय इसमें 4 है कुल। कृष्ण यजुर्वेद से 4 उपनिषद जुड़े हुए हैं। मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर, ये 4 हैं। उसके बाद सामवेद छांदोग्य और केन, छांदोग्य और केन उपनिषद। और सबसे अंतिम में अथर्ववेद के लिए है प्रश्न मुंडक और मांडव्य। तो ये 13 जो उपनिषद हैं और वो किस वेद से संबद्ध है ये आपका याद होना बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में ये 13 ही उपनिषद पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है ना। ऐसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें 13 ही मूलभूत उपनिषद माने गए हैं। इसमें से जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और ये संबद्ध है शुक्ल यजुर्वेद से। हम देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। अब कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद पर थोड़ा परीक्षा उपयोगी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, यही मेरा मकसद है, इसीलिए मैं इतने गहराई से जा रहा हूँ। और जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसको जरूर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे प्राचीन है। तो इसमें जो मुख्य बात है बृहदारण्यक उपनिषद में, इसमें मैत्रेयी तथा उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी
ना? इसमें क्या है? यज्ञवाल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी, बृहदारण्यक की विदुषी मतलब विद्वान पत्नी मैत्रेयी और उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र पर डिबेट, शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी की कथा। मैत्रेयी कौन थी? ये यज्ञवाल्क्य की पत्नी थी, बहुत ही विद्वान थी, और उससे शास्त्रार्थ किसने किया था? गार्गी ने। तो ये दोनों की कथा आपको बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलती है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद, आपको प्रश्न में ये पूछ सकता है कि मैत्रेयी और गार्गी के बीच शास्त्रार्थ की चर्चा किस उपनिषद में है? तो ये होगा बृहदारण्यक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा है। इतिहास के महत्वपूर्ण एक पात्र है सत्यकाम जाबाली की कथा, छांदोग्य उपनिषद में है। इसको भी नोट कर लीजिए। सत्यकाम जाबाली की कथा पूछा जाता है कि किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद। इसी उपनिषद में ये कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात अद्वैतवाद की परिकल्पना जो है छांदोग्य उपनिषद से ही आई थी। कठ उपनिषद, तो कठ उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद। और इसमें यम नचिकेता के संवाद में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। यम नचिकेता संवाद ना, इसी में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भारत के राज्य चिन्ह में, भारत के राज्य चिन्ह में जो सत्यमेव जयते सूक्ति दी हुई है ना, ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। परीक्षा में बहुत बार आया है ना, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में जो सत्यमेव जयते अंकित है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न बार बार आ चुका है। मुंडकोपनिषद इसका उत्तर होगा, और ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है। तो उपनिषदों का महत्व क्यों है? उपनिषदों का महत्व क्यों है? वैदिक साहित्य की ये सबसे अंतिम भाग है, लेकिन इनका बहुत ही महत्व है भारतीय इतिहास में। क्यों? उपनिषदों की महत्ता क्यों है, ये जानना परम आवश्यक है कि उपनिषदों की महत्ता क्यों? उपनिषदों की जो महत्ता है, इसका मूल कारण है दार्शनिक विचार। इसमें जो दार्शनिक विचार है वही उपनिषदों की महत्ता का मूल कारण है। इनमें दर्शन शास्त्र के अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं इसमें, है ना। दार्शनिक विचार, दर्शन शास्त्र के अमूल्य रत्न इसमें पड़े हैं। आपने शंकराचार्य और रामानुजन का नाम सुना होगा। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य, ये जो दोनों दार्शनिक हैं, इनके विचार भी उपनिषदों से ही निकले हैं ना। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, इनका जो विचार था, इनके जो दर्शन थे, ये उपनिषद से प्रभावित थे। मुगल बादशाह या मुगल शहजादा दारा शिकोह का नाम आपने सुना होगा। मुगल शहजादा थे दारा शिकोह।
ने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है। किस भाषा में कराया? फारसी में। उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? मुगल शहजादा दारा शिकोह ने। ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। और आधुनिक काल के जो विचारक हुए जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो इनके जो विचार थे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके बाद अरविंद घोष, ये जो आधुनिक विचारक हुए देश में, उनका भी जो दर्शन था, उनका जो विचार था, उसमें भी क्या है? उसमें भी उपनिषदों के दर्शन की झलक मिलती है ना। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ, अरविंद घोष, ये जितने भी आधुनिक विचारक हैं, उनके भी दर्शन में, उनके भी विचारों में उपनिषदों की हमें झलक मिलती है। तो इस लेक्चर में दोस्तों हमने वैदिक साहित्य पर पूरी चर्चा की है। वैदिक साहित्य जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो अन्य टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। एक बार पुनः बता दूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक हमने उठाया है, ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो भी सामान्य अध्ययन की परीक्षा, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में होती है, विशेषकर झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य भी जिसमें भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए समान रूप से ये टॉपिक है और इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें जो 2 पत्र हैं, एक तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है जिसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, समसामयिक, झारखंड सभी से मिला के 100 प्रश्न आते हैं। उस पेपर के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र आता है प्रारंभिक परीक्षा में, वो झारखंड बेस्ड होता है। उसके भी हम लोग सेकेंड पेपर की भी अब लगातार लेक्चर से हम देंगे झारखंड टॉपिक पे। तो वैसे कैंडिडेट जो आगामी झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हैं, वो इस लेक्चर को कंटिन्यू देखें। और हम अभी भारतीय इतिहास, जिससे कि कुल 15 प्रश्न आते हैं 30 मार्क्स के, 100 में से 15 प्रश्न इतिहास से रहते हैं, भारतीय इतिहास से। इसमें प्राचीन से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न, आधुनिक काल से 5 प्रश्न, कुल 15 प्रश्न अर्थात 30 नंबर के प्रश्न आपके भारतीय इतिहास से आएंगे। उस पोर्शन को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो सेकंड प्रश्न पत्र है सामान्य झारखंड बेस्ड जो पेपर है, उसका भी हम लोग बहुत जल्द आपको लेक्चर देना शुरू कर देंगे। तो आप हमसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत जल्द आप हमारे ऐप से भी जुड़ेंगे। वो लॉन्च होने वाला है, नौकरी वाले भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो